भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण। आप सभी को नमस्कार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। नवजागरण से तात्पर्य एक नई विचार से है जिसके कारण देश में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक बदलाव लाया जा सके। किसी देश या समाज की वैचारिक की सुषुप्ति मतलब सोने की अवस्था का अंत, जागरण का नवीनतम रूप ही नवजागरण है। नवजागरण के लिए प्रायः कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पुनर्जागरण, पुनरुत्थान, नवजागृति आदि। यूरोप में 14वीं सदी से 17वीं सदी तक होने वाले सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों ने नवजागरण की भूमिका निभाई। हिंदी में पहली बार 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन को इतिहासों ने रेनेसां नाम दिया है। रेनेसां अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनर्जागरण। इसी रेनेसां के लिए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया? रामविलास शर्मा जी ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने नवजागरण शब्द का प्रयोग किया है। पुनर्जागरण में दोबारा जागृति का भाव है, नवजागरण में नई जागृति का भाव है। पुनर्जागरण में दोबारा जागृति का भाव है और नवजागरण में नई जागृति का भाव है, जैसा कि इस शब्द से पता चल रहा है। भारतीय नवजागरण की शुरुआत बंगाल से हुई थी। बंगाल के जमींदार परिवार से जन्मे राजा राम मोहन राय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। बंगाल के जमींदार परिवार से जन्मे राजा राम मोहन राय इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। राजा राम मोहन राय 1828 में बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। महाराष्ट्र महादेव गोविंद रानाडे द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। तो महादेव गोविंद रानाडे द्वारा प्रार्थना समाज की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध केवल लोगों को जागरूक ही नहीं बनाया बल्कि कानून द्वारा प्रतिबंध के लिए प्रयास किए और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। उसी तरह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह को कानूनी स्वीकृति मिली, बाल विवाह पर रोक लगाया और विवाह की उम्र भी तय की गई। नवजागरण के आंदोलन ने अनमेल विवाह को कुछ हद तक रोकने में सफलता पाई थी। जाति प्रथा का विरोध भी एक मुद्दा उपस्थित हुआ। समाज के एक वर्ग को दलित समझकर उसके साथ छुआछूत का व्यवहार कर उन्हें मानव अधिकारों से वंचित कर किया गया। इस सोच का प्रभाव स्वयं दलित जाति के लोगों पर दिखाई पड़ने लगा। इसमें महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर जन जागरण का काम किया। दूसरा महत्वपूर्ण नाम केरल के नारायण गुरु का है। केरल के नारायण गुरु का, जिन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और आधुनिक शिक्षा के विकास पर बल दिया। तमिलनाडु की द्रविड़ आंदोलन ने भी विभिन्न जातियों के उत्थान के लिए जन जागृति का कार्य किया। नवजागरण के अग्रदूतों ने दूसरा महत्वपूर्ण काम शिक्षा का प्रचार किया। इसके लिए नए तरह के संस्थान स्थापित किए गए। स्त्री शिक्षा प्रदान करने के लिए लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। इस क्षेत्र में ईश्वरचंद्र विद्यासागर और महाराष्ट्र के ज्योतिबा फुले का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फुले ने सत्यशोधक मंडल नामक सामाजिक संस्था को स्थापित किया। नवजागरण के दौरान कई पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं। नवजागरण ने मानव जीवन को केंद्र से हटाकर मानव और उसके लौकिक हितों को केंद्र में रखा। यह एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु था। नवजागरण आंदोलन के कारण जो नवीन चेतना जागृत हो रही थी उसने साहित्य पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस दौर के लेखकों ने भारत की आधुनिक भाषाओं में नवजागरण के दौर के सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को अपने साहित्य का विषय बनाया। पश्चिमी साहित्य के संपर्क में आने से प्रेस की स्थापना ने साहित्य में गद्य की नई विधाओं जैसे उपन्यास, कहानी, निबंध आदि में रचना करने की प्रेरणा दिया। नाटक की पुरानी विधा जो मध्य युग में शिथिल पड़ गई थी उसका पुनरुद्धार हुआ। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण की जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं तो कुछ पुनरुत्थान, कुछ अन्य इसे नवजागरण भी कहते हैं। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जगे हुए थे मगर अब जागने के दृष्टिकोण को बदलना होगा। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार या पतन का काल मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। नवजागरण एक विशेष प्रकार के
नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करती है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है, उसमें अतीत की स्मृतियाँ भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। शेष समाजों से अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। भारतीय इतिहास में इस तरह के दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला जागरण मध्यकाल में, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ तब इस्लामी संस्कृति समतामूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण का उदय और सामाजिक संस्कृति उत्पन्न हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामाजिक संस्कृति को जन्म देती है। दूसरा नवजागरण यह 19वीं शताब्दी से संबंधित है। दूसरा नवजागरण 19वीं से है और पहला जो है मध्यकाल से। दूसरा नवजागरण यह 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेश बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमज़ोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा, सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हुआ। अंग्रेजों की नीतियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को हेय समझने वाले अधिकारियों आदि भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। अंग्रेजों ने अपने औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप सिमटे हुए गांवों की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रगति का एक नया मार्ग मिल गया। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई, जिससे हमारे आवागमन की गति में तेजी आई। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई। विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ। यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने को मजबूर कर दिया। निःसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत ही थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। नवजागरण सबसे पहले बंगाल में घटित हुआ। कहाँ हुआ? सबसे पहले बंगाल में घटित हुआ। प्लासी का युद्ध के बाद 1757 ईस्वी में बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर उनके विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला। सामाजिक धार्मिक सुधारक आंदोलन नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क, विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विविध सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के रूप में देखा जा सकता है। ये आंदोलन बुद्धि व तर्क पर केंद्रित थे, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। जहाँ सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी विरोधी व्याप्त थी, वहीं निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ा था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी प्रचलन था। समाज में व्याप्त सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी हुई थी। इसलिए भारतीय संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी और उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इन आंदोलन का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। सुधारात्मक परिवर्तन था केवल। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया। वे वेद के इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया। इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान किया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज उठाई। सभी समाज सुधारक, कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा और पुरानी परंपराओं के समर्थक और सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। भारतीय नवजागरण से संबद्ध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता की जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया। विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का, तिलक और गांधी ने गीता का। इसके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, बाह्यडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। नवजागरण का प्रभाव। नवजागरण के आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़कर अंग्रेजों की नीतियों को माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़े। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। लोगों ने अपने अधिकार समझ में आने लगे कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों को अभिव्यक्त किया। इससे नवजागरण का प्रभाव फैलता चला गया। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। इन्होंने भारत के राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 इस क्रम में महत्वपूर्ण थी। लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई भी लड़ी गई। इन सबका परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे चलकर आगे के स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता से परिपूर्ण राष्ट्रवाद की उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। स्वदेशी की मांग और स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। आगे के तमाम आंदोलन, संवैधानिक सुधारों और देश की आज़ादी में नवजागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिसने तर्क, वैज्ञानिकता, स्वदेशी राष्ट्रवाद अवधारणाओं को भारत में प्रस्थापित किया। नवजागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह भी था। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। आरंभ में यह जागरण सामंत विरोधी था और काफ़ी हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। विशाल भूभाग पर जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का आरंभ सन 1857 हिंदी नवजागरण का आरंभ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न होकर महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न नहीं होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण जो है सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका। हिंदी नवजागरण बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका तथा महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे, परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रमाण है। आत्मचेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, उसका केंद्रीय भाव सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, भारतेंदु युग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन और महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवजागरण पर बंगाल और महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिम ज्ञान एवं आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान और पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। हिंदी जाति की अवधारणा। मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। रामविलास शर्मा ने पहली बार
इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बांग्ला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इससे इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती है। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं 14वीं सदी में खुसरो की खालिक बारीक खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के 2 हिस्से किए, एक को लोक जागरण और दूसरे को नवजागरण कहा। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही है। रामविलास शर्मा के शब्दों में भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। रामविलास शर्मा कहते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नव जागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का विकास है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। रामविलास शर्मा ने नवजागरण शब्द का प्रयोग किया था तो किसमें? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में। तथा 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी। हिंदी नवजागरण की समस्याएं। एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। हिंदी उर्दू विवाद ने केवल भाषा में खाइयाँ पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक ओर भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान और मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इहलौकिक मानसिकता थी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति। किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूप में दिखाई पड़ती है। ये इस प्रकार है। आत्ममूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्ममूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्य रूप से पनपती है, क्योंकि अपनी कमियों की पहचान कर चोट करना तथा कुछ नई चीज़ें सीखना इस स्थिति से में स्वाभाविक होता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्य दिखता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में होता है। जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफ़ी प्रमुख होती है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है वे हैं वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक और युगवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं वे सभी बिंदु नवजागरण के रूप में देखे जाते हैं। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित 2 पुस्तक हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण की समस्याएं। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। नवजागरण का शाब्दिक अर्थ है नए रूप से जागना। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। उन्होंने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध से समृद्ध भी किया। भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण 1857 ईस्वी के आंदोलन स्वरूप उत्पन्न हुआ। इसमें एक ओर अनेक धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन का प्रभाव था तो दूसरी ओर पूंजीपति एवं सामंतवाद की टकराहट। इन दोनों के संघर्षपूर्ण द्वंद्व के टकराहट से ही हिंदी नवजागरण एवं भारतेंदु युगीन साहित्य दोनों का विकास हुआ। भारतेंदु युग मुख्यतः 2 संस्कृतियों के टकराहट का काल है।
जिसमें एक ओर मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति है और दूसरी ओर आम जनता में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण भी तैयार करना था। साहित्य में देश के बढ़ते हुए असंतोष को सिर्फ पैदा करना भर नहीं था, बल्कि सदियों से चली आ रही सामंती विचारों से भी मोर्चा लेना था। भारतेंदु देश की राजनीतिक स्थितियों का बराबर खबर लेते रहे। नवजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है। भारतेंदु ने इसे समझा तथा देश की तत्कालीन परिस्थितियों को परखकर उसकी दुर्दशा के विषय में लिखा। रवहूँ सब मिल के आवहूँ भारत, हा 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 भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारतेंदु केवल दुर्दशा देखकर चिंतित नहीं थे, उन्हें कारणों की भी समझ थी। इसी कारण वे अंग्रेजी शासन की आलोचना करते हुए कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सब भारी, पै धन विदेश चली जात, यह बड़ी ख्वारी। भारतेंदु राष्ट्रवाद के केंद्र में आरंभ में अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना की यह राष्ट्रवाद नवजागरण की ही उपज थी। भारतेंदु सारा दोष दूसरों पर नहीं डालते हैं, बल्कि वे अपने ही लोगों को दुर्गुणों के कारण फटकारते हैं। 1884 ईस्वी में उन्होंने देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया, जो बलिया व्याख्यान के नाम से प्रसिद्ध है। नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इनका मुख्य सार आडंबरों, कर्मकांडों का विरोध तथा स्त्री व शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन रहा। बलिया के व्याख्यान में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। 1870 में अपने युवा अवस्था में ही उन्होंने लेवी प्राण लेवी लेख में अंग्रेजों के विरुद्ध बात कही। तो उन्होंने देश के विकास के लिए कौन सा महत्वपूर्ण भाषण दिया? बलिया व्याख्यान। और 1870 में युवा अवस्था में ही उन्होंने लेवी प्राण लेवी लेख में अंग्रेजों के विरुद्ध बात कही। एक युवा का ऐसा साहस देख सभी के भीतर देश प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। नवजागरण की इस भावना से प्रेरित बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जनता से जोड़ते हुए कहा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा, नवजागरण की चेतना स्वतंत्रता प्रधान थी, इसलिए वे हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करते रहे, चाहे अंग्रेजों का हो या मुसलमानों का, लेकिन वह केवल साम्राज्यवाद का विरोध है, धर्मों का नहीं। वे मुसलमानों की समानता की प्रशंसा करते हैं। तमाम प्रगतिशील बातें उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है, भारतीय संस्कृति और यूरोपीय संस्कृति। इन दोनों संस्कृतियों के संक्रमण में यूरोप ने स्वयं को बेहतर बताकर भारतीयों को असभ्य बताया। यूरोप ने क्या किया? यूरोप स्वयं को बेहतर माना और भारतीयों को असभ्य बताया उन्होंने। भारतेंदु ने अपने समय को समझा और भारतीयों को हीन भावना से बचाने का प्रयास किया। अपनी भाषा को लेकर प्रेम का भाव इसी की देन है। साथ ही गद्य की प्रधानता व उसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग जनता को जागरूक करने के लिए भी हुआ। भारतेंदु ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके द्वारा संपादित विभिन्न पत्रिकाओं का हिंदी नवजागरण के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके द्वारा संपादित कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बालाबोधिनी 1874, 68, 73, 74। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, बालाबोधिनी 1874 में देश की उन्नति और देश के विकास को रोकने वाली कुप्रथाओं की विवेचना की गई है। बालाबोधिनी पत्रिका तो मूल रूप से स्त्रियों के लिए निकाली गई थी। समसामयिक समस्याओं पर नाटक, निबंध आदि लिखे, यहाँ तक कि भक्ति विषयक रचनाओं में भी देशभक्ति संबंधी आधुनिकता का पुट है। इस प्रकार भारतेंदु हर विधागत माध्यम से नवजागरण की चेतना को संपन्न कर रहे थे। भारतेंदु के साहित्य में नवजागरण की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है। इसमें उनका अंतर्विरोध भी शामिल है, जैसे राजभक्ति, देशभक्ति आदि। 1884 ईस्वी में भारतेंदु जब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची कालचक्र नाम से निर्मित कर रहे थे, उसी वक्त उन्होंने हिंदी नए चाल में ढली 1873 का भी उल्लेख किया। हिंदी नए चाल में ढली का भी उल्लेख किया। प्रश्न यह है कि दुनिया की प्रसिद्ध घटनाओं में हिंदी का नए चाल में ढलना भी क्या एक प्रसिद्ध घटना है? अगर है तो 1873 को ही इसके घटित होने का समय क्यों चुना गया? इसका उत्तर आचार्य शुक्ल ने दिया है। सन 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नाम की एक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ। भारतेंदु ने नई सुधरी हुई हिंदी का उदय इसी समय से माना है। उन्होंने कालचक्र नाम की अपनी पुस्तक में लिखा है, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु लोक भाषा के समर्थक थे। वे टकसाली भाषा
के विरुद्ध थे। टकसाली अर्थात गढ़ी हुई भाषा। भारतेंदु भाषा का सहज, सरल और प्रवाहमय और विनोदपूर्ण रूप स्वीकार करते थे। भारतेंदु निज भाषा की उन्नति के पक्षधर थे। वे कहते थे, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। इसी के माध्यम से उन्होंने नवजागरण के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया। सरस्वती हिंदी नवजागरण की एक सशक्त पत्रिका के रूप में स्थापित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करने का अथक प्रयास किया। अनेक कवियों, लेखकों, साहित्यकारों को देश प्रेम पर कविताएं, लेखालेख आदि लिखने के लिए आमंत्रित किया। सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में द्विवेदी जी ने कवियों, लेखकों में राजनीतिक चेतना की अलख जगाई, जिसने समस्त जनमानस में क्रांति का परिवेश तैयार किया। वे पहले राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया। इसका प्रमाण उनकी पुस्तक संपत्ति शास्त्र में मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो पुस्तक है संपत्ति शास्त्र में, जो ब्रिटिश शासन का खुलकर विरोध किया, उसे संपत्ति शास्त्र में मिलता है। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों की अर्थनीति के पीछे उनके झूठ को उजागर किया। यह सितंबर 1917 ईस्वी की सरस्वती में भारतवर्ष का कर्ज लेख में उन्होंने लिखा है। भारतवर्ष का कर्ज लेख में उन्होंने लिखा है द्विवेदी जी ने। हिंदी भाषा के व्याकरण को स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण के भाषिक पक्ष को निखारा। सरस्वती पत्रिका में उन्होंने अपनी कविता हे कविते में खड़ी बोली का तत्सम शब्द रूप पाठकों के समक्ष रखा। सुरभ्य रूप रसराश रंजिते विचित्र वर्णाभरणे कहाँ गई, अलौकिकानंद विधयानी का महाकविंद्र कांते कविते अहो कहाँ। शुक्ल जी ने लिखा है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है कि व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। द्विवेदी राष्ट्र व राष्ट्रभाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में भी सुधार लाने का प्रयास किया। जनसाधारण के दृष्टिकोण से रीतिवादी मानसिकता निकालने और आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों जैसे भारतेंदु, तुलसी, बिहारी व देव जैसे कलावादी कवियों को श्रेष्ठ माना। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। वे स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध इसका प्रमाण है। द्विवेदी जी ने समाज में फैली कुरीतियों का विरोध किया तथा वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया। वे आधुनिक और नए ज्ञान अनुशासकों के हिमायती थे। संपत्ति शास्त्र की भूमिका में उनका यह दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। वे छुआछूत के विरोधी थे। सन 1914 ईस्वी में उन्होंने निम्न जाति के व्यक्ति हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती में प्रकाशित किया। हीरा डोम की कविता अछूत की शिकायत। एक संपादक के रूप में उन्होंने ऐसी साहित्यकारों को बड़ी मात्रा में उभारा जिन्होंने समसामयिक स्थितियों को समझते हुए अपने केंद्र भारत व भारत की समस्याओं को समझा तथा नवजागरण के मूल चरित्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई। द्विवेदी जी महत्व को रेखांकित करते हुए प्रेमचंद ने कहा है, आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। यदि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी न होते तो अभी बेचारी हिंदी कोशों में पीछे होती। समुन्नति की इस सीमा तक उसे आने का अवसर नहीं मिला। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का भी काम किया। हमारे ऊपर उनका भारी ऋण है। उनके चरणों पर झुककर भी हम उसे स्वीकार करते हैं, किसी अन्य प्रकार से नहीं। हिंदी नवजागरण में उन्होंने जो योगदान दिया, हिंदी की सेवा की, इतना किसी ने नहीं किया है। प्रेमचंद ने जो कहा है द्विवेदी जी के महत्व के बारे में, ये लिखा है। गांधीवादी दर्शन। दूसरा परिसर राजघाट पर महात्मा गांधी समाधि के निकट है। महात्मा गांधी की शहादत के 21 वर्षों बाद पूरी दुनिया ने 1969 में उनकी जन्म शताब्दी को इस प्रकार मनाना शुरू किया जो शांति की यात्रा के अनुरूप है। उसके बाद महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए 36 एकड़ में फैला परिसर अस्तित्व में आया। भारत के 13 राज्यों एवं 7 दूसरे देशों ने गांधी दर्शन
जो हमारे सिलेबस में दिया है 4th वाले में, वैचारिक पृष्ठभूमि उसी से रिलेटेड है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का सृजन किया। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य गांधी के संदेश और आधुनिक विश्व की पृष्ठभूमि में सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत तथा जिस प्रकार इसने राष्ट्र के जीवन को आधुनिक विश्व को प्रभावित किया उसकी व्याख्या करना है। आज गांधी, ये है गांधी दर्शन परिषद। आज गांधी दर्शन में 2 प्रदर्शनियों के मंडप है। मेरा जीवन ही मेरा संदेश, मिट्टी मॉडल से निर्मित स्वतंत्रता संग्राम। मेरा जीवन ही मेरा संदेश शीर्षक पहली दीर्घा की दीवारों पर सैकड़ों पुरालेखी चित्र संक्षिप्त या व्याख्याओं के साथ लगाए गए हैं। इनमें से कुछ तस्वीरों में एक बच्चे एवं एक युवा व्यक्ति के रूप में गांधी जी की दुर्लभ तस्वीरें हैं। एक अनुकृति उस घर की भी है जिसमें उनका जन्म हुआ था तथा सेना का वास्तविक वाहन भी जिसमें उनके पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि स्थल के लिए ले जाया गया था, जिसे अब राजघाट के नाम से जानते हैं। गांधीवादी जो दर्शन है, मंडप में फोटो प्रदर्शनी का ये दृश्य है। इसके अतिरिक्त आगंतुक गांधी जी के स्कूल की रिपोर्ट कार्ड, अखबारों की कतरन तथा कार्टून जो समसामयिक रिपोर्ट एवं उनकी गतिविधियों की समीक्षाओं का प्रदर्शित करती है। गांधी जी एवं लियो टॉलस्टॉय के बीच पत्रों का आदान प्रदान, उनकी पत्नी तथा बच्चों की तस्वीरें एवं अन्य दिलचस्प सामग्रियां देख सकते हैं। इस प्रदर्शनी में गांधी जी की हत्या के बाद दूसरा दुनिया भर में देशों में आने वाले वर्षों में जारी किए गए स्मारक टिकटों को प्रदर्शित किया गया है। अब हम लोग जानेंगे अंबेडकर दर्शन। दलित साहित्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दर्शन पर आधारित है। अंबेडकर दर्शन और संत मत से प्रभावित रहा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचारधारा वाला दर्शन है, मतलब सबका हित और सबको सुख। अंबेडकरवाद सामाजिक परिवर्तन का पक्षधर है। वर्ग संघर्ष को समाप्त करके समता और समानता ही अंबेडकरवाद का लक्ष्य है। दलित चेतना के सबसे बड़े संवाहक अंबेडकर, दलित साहित्य के प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत भी। नारी शिक्षा पर बल दिया। जयप्रकाश करदम कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के चिंतन पर बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, क्रांतिकारी महापुरुषों के विचारों का व्यापक प्रभाव था। दूसरे शब्दों में अंबेडकर का चिंतन बुद्ध, कबीर और फुले के विचारों का एक घोल है, जिसमें बुद्ध का गांभीर्य, कबीर का साहस और फुले की जीवंतता का समावेश है। जयप्रकाश करदम का कहना है। अब आगे, सामाजिक समता के मार्ग में जाति सबसे बड़ी बाधक है। सामाजिक चेतना का मूल आधार सामाजिक लोकतंत्र में है। असमानता, अन्याय का विरोध करने वाला वाद। हिंदू जाति और वर्ण व्यवस्था का डटकर विरोध गुलामी से निकलने के लिए दलितों का प्रेरित किया। तेज सिंह कहते हैं कि अंबेडकर विचारधारा चिंतन की लंबी श्रमज परंपरा से विकसित हुई है, जिसे लोकायत चिंतन परंपरा भी कहा जाता है। बुद्ध के क्रांतिकारी विचार को आधार बनाया और ब्राह्मणवादी विचारधारा की गुलामी से मुक्ति के लिए मानसिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना। 14 अक्टूबर 1956 बौद्ध धर्म स्वीकार किया। दलितों ने हिंदू धर्म त्याग दिया। हिंदू देवी देवताओं को नकार दिया। बौद्ध धर्म के कारण दलितों को एक नया सांस्कृतिक आयाम मिल गया। इसका दलित साहित्य पर पोषक प्रभाव पड़ा। मनुष्य की स्वतंत्रता की घोषणा की। हिंदी में दलित परिघटना में थोड़ी देर लगी। मराठी साहित्य में 1972 दलित पैम्पर्स उभार दिया। दलित साहित्य के पीछे अंबेडकर चिंतन खड़ा है। माता प्रसाद, पारसनाथ, एन सिंह, मोहनलाल सोमनाक्षर, पुरुषोत्तम प्रभावित सृजन किया। मानवतावादी समाजवादी विचार आधार। NR सागर, लक्ष्मी नारायण सुधाकर, कुसुम वियोगी, मोहनदास नैमिषराय, बुद्ध शरण हंस, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये दलित साहित्यकार हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती, रजनी तिलक, दयानंद बटोही, तेज सिंह, शिवराज सिंह बेचैन, धर्मवीर। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती, रजनी तिलक, दयानंद बटोही, तेज सिंह, शिवराज सिंह बेचैन, धर्मवीर। महिला लेखिका है कुसुमलता मेघवाल, सुशीला टागभौरे, नीरा परमार, कावेरी, विमल थोराट, तारा परमार, रजतरानी मीनू, रजनी तिलक। ये कुसुमलता मेघवाल, सुशीला टागभौरे, नीरा परमार, कावेरी, विमल थोराट, तारा परमार, रजतरानी मीनू, रजनी तिलक। परंपरागत रूढ़ियों एवं आडंबरों से मुक्ति का सकारात्मक ब्रेन टू ब्रेन जन आंदोलन ही दलित साहित्य है, जिसकी पृष्ठभूमि में अंबेडकरवाद है। अंबेडकरवाद एक समसामयिक विमर्श। ईश कुमार गंगानिया। अंबेडकरवाद की देन अछूतोद्वार, भारतीय संविधान की संरचना,
वोट की राजनीति से मुक्ति, पाश्चात्य उदारवादी दर्शन का सीधा प्रभाव, नई चेतना का तकाजा, सवर्ण हिंदू अपने अपने हितों के लिए दो भागों में विभाजित हो जाए, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, अछूतों को स्वराज के लिए प्रेरणा। गांधीवादी धनिकों का दर्शन है और खाली बैठों का काम है। इसमें लोगों ने यह बहकाने का काम किया है कि वे अपनी मुसीबतों करने का फल भाग्य चक्र पर मान लें। गांधीवादी में गंदगी, साफ सफाई का कार्य सर्वोच्च समाज सेवा बताया है, परंतु इसके बावजूद भी यह मुसीबत जानबूझकर एक ही जाति के मध्य मढ़ी गई है। अम्बेडकर जी का कहना है, फिर से कह रहे हैं कि तुम किसी भी दिशा में जाओ, जातिवाद के राक्षस से तुम्हें दो दो हाथ करने पड़ेंगे। जब तक इस राक्षस को नहीं मारोगे तब तक कोई भी राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन नहीं ला पाओगे। लोहिया दर्शन 1910 से 1967। इस देश की स्त्रियों का आदर्श सीता सावित्री नहीं द्रौपदी होना चाहिए। हमें समृद्धि बढ़ानी है, कृषि का विस्तार करना है, फैक्ट्रियों की संख्या अधिक करनी है, लेकिन हमें सामूहिक संपत्ति बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। भारत में असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं सामाजिक भी है। बिना काम के सत्याग्रह क्रिया के बिना एक वाक्य की तरह है। जाति अवसर को सीमित करती है, सीमित अवसर क्षमता को संकुचित करता है, संकुचित क्षमता अवसर को और भी सीमित कर देती है। मार्क्सवाद एशिया के खिलाफ यूरोप का अंतिम हथियार है। जिंदा कौमें सरकार बदलने के लिए 5 साल तक इंतजार नहीं करती। अंग्रेजी का इतना दबा दबा कहीं नहीं, इसलिए भारत आज़ाद होते हुए भी गुलाम है। अंग्रेजी का इतना दबदबा कहीं नहीं, इसलिए भारत आज़ाद होते हुए भी गुलाम है। जात पात भारतीय जीवन की सबसे सशक्त प्रथा रही है। यहाँ जीवन जाति की सीमाओं के भीतर ही चलता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से गरीबों को दूर करने के साथ ये अलगाव जाति के अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सामाजिक परिवर्तन के बड़े काम जब प्रारंभ होते हैं तो समाज के कुछ लोग आवेश में आकर इसका पूर्ण विरोध करते हैं। त्याग हमेशा शांतिदायक और संतोषप्रद होता है। जाति प्रथा के विरुद्ध विद्रोह से ही देश में जागृति आएगी। भारतीय नारी द्रौपदी जैसी हो, जिसने कि कभी भी किसी पुरुष से दिमागी हार नहीं खाई। नारी को गहरी के समान नहीं बल्कि इतनी शक्तिशाली होनी चाहिए कि वक्त पर पुरुष को गठरी बना अपने साथ ले चले। भड़बड़ बोलने वाले क्रांति नहीं कर सकते, ज़्यादा काम भी नहीं कर सकते। तेजस्विता की जरूरत है, बकवास की नहीं। ज्ञान और दर्शन से सब काम नहीं होता। ज्ञान और आदत दोनों को ही सुधारने से मनुष्य सुधरता है। लोगों के छोटे समूहों को शक्ति देकर प्रथम श्रेणी का लोकतंत्र संभव है। अगर भारत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है तो करोड़ों लोगों को खत्म करने की आवश्यकता पड़ेगी। अपने आर्थिक उद्देश्य में पूंजीवाद बड़े पैमाने पर उत्पादन, कम लागत और मालिकों को लाभ पहुंचाता है। अंग्रेजों ने बंदूक की गोली और अंग्रेजी की बोली से हम पर राज किया। मर्यादा केवल न करने की नहीं होती, करने की भी होती है। भारत में कौन राज करेगा, ये 3 चीज़ों से तब होता है। ऊंची जाति, धन और ज्ञान, जिनके पास इनमें से कोई 2 चीज़ें हैं वह शासन कर सकता है। जाति तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है कथित उच्च और निम्न जातियों के बीच रोटी और बेटी का संबंध। काम, हमें अपना काम करते रहना चाहिए। हमें अपना करते रहना चाहिए जहाँ वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र न हो। हर नागरिक, हे भारत माता, देश के हर नागरिक को राम की मर्यादा, कृष्ण की उन्मुक्तता और शिव के असीमित मस्तिष्क से गढ़ो। द्विजलाख की चोरी करके भी उसे आशीर्वाद का अमली जामा पहना सकता है, जबकि शूद्र अठन्नी चवन्नी की चोरी में भी बुरी तरह पकड़ा जाता है। चोरी समझ, मेरा बस चले तो हर हिंदू को समझाऊं कि रजिया, रसखान, चापसी मुसलमान ही नहीं बल्कि उनके पुरख थे। ठीक इसी के साथ मुसलमानों को भी समझाऊं कि गजनी, गौरी और बाबर उनके पुरखे नहीं हमलावर थे। मनसद, हिंदुस्तान की ज़िंदगी के जो सबसे बड़े 5 मकसद हैं उनको अपनी समझ के मुताबिक मैं गिनाऊंगा। 1 बराबरी, दूसरा जनतंत्र, तीसरा विकेंद्रीकरण, चौथा अहिंसा, 5 समाजवाद दरिद्रता का बंटवारा नहीं बल्कि समृद्धि का वितरण है। गांधीवादी, देश के 3 प्रकार के गांधीवादी, सरकारी गांधीवादी, मठी गांधीवादी और कुचात गांधीवादी। इतिहास कभी चलता है रजामंदी से, कभी चलता है संघर्ष से और अक्सर दोनों के शिक्षण से। बदलाव, जब भूख और जुल्म दोनों चीज़ें बढ़ जाती तो चुनाव पहले भी सरकारें बदली जा सकती हैं। मर्दान की बेशर्म, नालायक, पाजी मर्द ही अपनी औरत के ऊपर हाथ उठाएगा। कोई भला मर्द किसी भी हालत में औरत पर हाथ नहीं उठाएगा। वैधता, एक स्त्री और पुरुष के बीच बलात्कार और बाद खिलाफी के अलावा सारे रिश्ते वैध होते हैं।
वैध होते हैं। स्त्री सौंदर्य के प्रतीक है, हर स्त्री सुंदर होती है, और दूसरी तरफ यह कि सौंदर्य का चमड़ी के रंग से कोई संबंध नहीं। संसद, सड़कें सुनसान हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी। आधुनिकतावाद, आधुनिक साहित्यवाद, स्वच्छंदतावाद और मार्क्सवाद। मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि, स्वच्छंदतावाद, सारांश। अब हम इसका उद्देश्य है इस कैसे स्वच्छंदता का अर्थ समझने के लिए, मार्क्सवाद का अर्थ जानने के लिए प्रस्तावना में। स्वच्छंदतावाद को अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म कहते हैं। इसका जन्मदाता रूसो माना जाता है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 से उत्पन्न विचारों ने स्वच्छंदतावाद की पृष्ठभूमि तैयार की थी। नवे शास्त्रवादियों ने ग्रीक साहित्य को अपना आदर्श मानकर काव्य को शास्त्रीय नियमों में जकड़ दिया था, जिससे साहित्य की आत्मा उपेक्षित सी हो गई थी। इसी के विरोध में स्वच्छंदतावाद का जन्म 18वीं शती के अंतिम दशक एवं 19वीं शती के प्रारंभ में हुआ। दूसरी ओर हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। मार्क्स के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है। स्वच्छंदवादी साहित्यकारों ने नियमबद्धता, परंपरानुसारता एवं आडंबर प्रियता का डटकर विरोध किया और साहित्य को नियमों एवं आदर्शों को सीमा से बाहर निकालकर आंतरिक प्रेरणा से उन्मुक्त धरातल पर स्थित किया। साहित्यिक रूप में रोमांटिसिज्म का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ था? फ्रांस में। इसका अर्थ ग्रहण किया गया काव्य की मुक्त एवं स्वच्छंद अभिव्यक्ति प्रणाली। साहित्य में रोमांटिसिज्म समर्थक कवियों ने प्रकृति को प्रमुखता दी और व्यक्ति की महत्ता बढ़ गई। स्वच्छंदतावादी कवि व्यक्तिपरक दृष्टिकोण से काव्य को देखते हैं तथा उसमें कल्पना की प्रमुखता होती है। स्वच्छंदतावाद की सामान्य विशेषता है विद्रोह की प्रवृत्ति, कृत्रिमता से मुक्ति, कल्पना की प्रधानता, जगत से पलायन। विद्रोह की प्रवृत्ति मतलब विषय, भाषा और शैली सभी क्षेत्रों में है। विषय क्या होगा, भाषा क्या होगी और शैली। कृत्रिमता से मुक्ति, कविता को आडंबर एवं कृत्रिमता से मुक्ति दिलाना। कल्पना की प्रधानता, स्वच्छंदतावादी कवि कल्पना के मनोरम इंद्रिय जगत में विचरण करता है और वह काल्पनिक सौंदर्य का उपासक बन जाता है। जगत से पलायन, स्वच्छंदतावाद का कवि संसार की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर स्वप्न लोक में विचरण करता है। अद्भुत के प्रति मोह, इस प्रवृत्ति ने रहस्यवाद को जन्म दिया है। व्यक्तिगता की अभावना, व्यक्तिवाद को प्रमुखता देने के कारण कवि अपनी रुचि, अपनी भावना और अपनी दृष्टि को ही प्रधानता देता है। स्वानुभूति को प्रमुखता, कवियों ने अपनी दुखानुभूति, कुंठा, निराशा, हताशा, अतृप्त आकांक्षा को काव्य में अभिव्यक्त करते हुए स्वानुभूति को प्रधानता दी। सौंदर्य के प्रति मोह, कल्पना की प्रधानता कारण सौंदर्य चित्रण की प्रमुखता इस काव्य में है। प्रकृति प्रियता, स्वच्छंदतावादी कवियों का प्रकृति के प्रति मोह है। प्रकृति उनके सुख दुख से प्रभावित होती दिखाई गई है। संगीतात्मकता, गीति शैली को इन्होंने प्रमुख प्रदान की है। ये अपने हृदयोद्गारों को गीत के माध्यम से सहज रूप में व्यक्त करते दिखाई पड़ते हैं। फ्रेडरिक श्लेगल ने इसे रोमांटिसिज्म नाम दिया, जबकि विक्टर ह्यूगो ने दृष्टि से रोमांटिसिज्म का अभिप्राय साहित्यिक उदारवादिता। अंग्रेजी भाषा के कवि वर्ड्सवर्थ, कालरेज, किट्स और शैली तथा हिंदी भाषा छायावादी कवि प्रसाद, पंत निराला और महादेवी वर्मा कविताओं में स्वच्छंदतावाद की विशेषता देखी जा सकती है। मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। सच पूछा जाए तो मार्क्सवाद की साहित्यिक रूप प्रगतिवाद है। मार्क्सवाद का साहित्यिक रूप क्या है? प्रगतिवाद है। साम्यवादी विचारधारा का पोषण करने वाली रचनाओं को प्रगतिवादी रचनाएं कहा गया। प्रगतिवादी विचारधारा का मूलाधार मार्क्सवाद या साम्यवाद है, अतः मार्क्सवाद की वैचारिक पृष्ठभूमि जाननी आवश्यक है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। उनकी विचारधारा को 3 भागों में बांट सकते हैं: द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, मूल्य वृद्धि का सिद्धांत, मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। मार्क्स के अनुसार भौतिक विकास को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद है। द्वंद्वात्मक विकास का तात्पर्य वह है कि विकास द्वंद्व संघर्ष से होता है। 2 विरोधी शक्तियों के संघर्ष से तीसरी शक्ति विकसित होती है। बाद में इस तीसरी संघर्ष चौथी से होता है और उससे 5वीं शक्ति विकसित होती है। इसी क्रम से भौतिक जगत में नई नई शक्तियों का विकास होता रहता है। मार्क्सवाद के अनुसार सृष्टि का विकास इसी द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद से हुआ है। मूल्य वृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए मार्क्स ने बताया, वस्तु की उत्पत्ति के 4 अंग हैं: मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम, मूल्य वृद्धि।
पूंजीपतियों ने पूंजी के बल पर स्थूल साधनों अर्थात मशीनों एवं उपकरणों पर एकाधिकार कर लिया है। परिणामतः मूल पदार्थ से उत्पादित वस्तु जिसमें श्रमिकों का श्रम भी सम्मिलित है पूंजीपति को लाभ पहुंचाती है। पूंजीपति इस पूंजी के बल पर श्रमिकों का शोषण करता है। मार्क्स ने समाज को दो वर्गों में विभक्त किया, शोषक वर्ग पूंजीपति जमींदार मिल मालिक उद्योगपति और शोषित वर्ग मजदूर श्रमिक किसान गरीब। मार्क्सवाद शोषण का विरोध करता है, उसे शोषितों के प्रति सहानुभूति है और शोषण को समाप्त कर समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। विश्व सभ्यता के विकास की व्याख्या भी मार्क्स ने इन दो वर्गों शोषक शोषित के आधार पर की है। मानव सभ्यता का समस्त इतिहास इन दो वर्गों के संघर्ष की गाथा है। इसे चार कालों में बांटा जा सकता है: दास प्रथा, सामंती प्रथा, पूंजीवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था। दास प्रथा वह है जिसमें श्रमिक के व्यक्तित्व, उसके श्रम, उत्पत्ति के साधनों एवं उत्पादन, इन चारों पर मालिक अर्थात शोषक का अधिकार था। आगे चलकर सामंती प्रथा विकसित हुई जिसमें दासत्व से मुक्ति दे दी गई, किंतु श्रम, साधन एवं उत्पादन इन तीनों पर सामंत का अधिकार रहा, शोषक का। तीसरा युग पूंजीवादी व्यवस्था का आया जिसमें मजदूर के व्यक्तित्व एवं उसके श्रम पर मालिक का अधिकार नहीं रहा, किंतु शेष दो अर्थात साधन एवं उत्पादन पर शोषक का अधिकार बना रहा। मार्क्स की मान्यता है कि यद्यपि प्रथम व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था एवं दूसरी व्यवस्था से तीसरी व्यवस्था बेहतर थी, तथापि मजदूरों को उत्पादन का पूरा लाभ तभी मिल सकता है जबकि उत्पादन के साधनों पर उनका अधिकार हो। यह व्यवस्था ऐसे समाज में संभव हो सकती है जिसमें मजदूरों का सत्ता पर अधिकार हो। कार्ल मार्क्स इस चौथी व्यवस्था को ही लागू करना चाहता था जिसे उसने साम्यवादी व्यवस्था का नाम दिया। यही वह व्यवस्था है जिसमें श्रमिक को उसके परिश्रम का पूरा लाभ मिल सकता है। निष्कर्ष यह है कि मार्क्सवाद का लक्ष्य समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह विद्रोह, हिंसा एवं क्रांति का समर्थन करता है। मार्क्सवाद में शोषितों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित एवं उत्तेजित किया गया है। मार्क्सवाद की मान्यताओं में प्रमुख है धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, शोषित वर्ग की दीनता एवं निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति, नारी का यथार्थ चित्रण। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का सूत्रपात छायावाद के समाप्ति काल अर्थात 1936 ईस्वी से हुआ। रूप में प्रतिष्ठित साम्यवाद और पश्चिम के धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध। धर्म, ईश्वर एवं परलोक का विरोध, पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, शोषित वर्ग की दीनता एवं निर्धनता का चित्रण करते हुए उनके प्रति सहानुभूति, नारी का यथार्थ चित्रण। हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी चेतना का सूत्रपात छायावाद के समाप्ति काल अर्थात 1936 ईस्वी से हुआ। रूप में प्रतिष्ठित साम्यवाद और पश्चिम के देशों में फैलता उसका प्रभाव भारतीय बुद्धिजीवियों के लिए प्रेरणा केंद्र बन रहा था। गांधी जी का आंदोलन भी देश के कुछ नवयुवकों एवं गर्म दल के लोगों को नहीं भा रहा था। राजनीतिक दासता पूंजीवाद को बढ़ावा दे रही थी, जिसके विरुद्ध जनता में असंतोष था। जन सामान्य गरीबी, अशिक्षा, अपमान से त्रस्त था। कम्युनिज्म के सिद्धांतों से भारतीय बुद्धिजीवी प्रभावित हो रहे थे। सन 1935 ईस्वी के आसपास भारत में साम्यवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया था। पेरिस में 1935 ईस्वी में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उदय हो चुका था, जिसकी एक शाखा सन 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से भारत में स्थापित हुई। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में हुई, जिसका पहला अधिवेशन लखनऊ में 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण का विरोध किया और किसानों मजदूरों के संघर्ष को बल प्रदान किया। शोषक, स्वार्थी, स्वकेंद्रित, जर्जर व्यवस्था की विसंगतियों का प्रगतिवाद ने कसकर प्रहार किए हैं।